ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में कोरोना की वैक्सीन तेजी से लगाई जा रही है। जहां तक भारत की हम बात करें, टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 12 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज जो है वो दी जा चुकी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि करीब पिछले 24 घंटे में 63,87,000 से अधिक जो है वैक्सीन की डोज दे दी गई है। तो ये तो है वैक्सीन की स्थिति भारत में क्या है। और अब बहुत सी कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन की मौजूद हैं। वैक्सीन को लेकर हमारे मन में और लोगों के मन में अभी भी कई तरह के भ्रम हैं, कई तरह के सवाल हैं, कुछ गलतफहमियां हैं। कुछ सवाल और कुछ बातें जो हैं वो बहुत जरूरी है, जिनके जवाब अभी भी हमें चाहिए। क्या 100% इम्यूनिटी मिल सकती है वैक्सीन से? कोरोना से जो ठीक हो चुके हैं, क्या वो वैक्सीन लें या न लें, या वैक्सीन के फ्रॉड से कैसे बचेंगे? बहुत से सवाल हैं। इसके अलावा कोरोना, पोस्ट कोरोना, इनसे संबंधित भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में घर किए हुए हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम रोजाना ठीक 9:30 पर इस कार्यक्रम में आपके साथ होते हैं। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर, बहुत सारे वैक्सीन इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं। लोगों के मन में शंकाएं हैं कि ये वैक्सीन लें या वो वैक्सीन लें, और लोग वैज्ञानिक रूप से भी इसका एनालिसिस करने लगते हैं, भले ही वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी हो या ना हो। हम आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं, 3 वैक्सीन है। एक तो कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन, और अभी स्पुतनिक का वैक्सीन निकला है। वो भी इस्तेमाल में जल्दी ही आएगा। और बाकी वैक्सीन का भी अभी कुछ आने का संभावना आ गया है। जो विदेश में बन चुके हैं उनको भारत में लाने के लिए भी जो प्रबंध हो रहे हैं, और उसकी काफी चर्चा आजकल है, और शायद वो भी जल्दी ही भारत में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा भारत में जो खुद बन रहे हैं कई सारे वैक्सीन, वो भी शायद आगे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो भी मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो 3 वैक्सीन है हमारे यहाँ, वो सारे ट्रायल्स के अंतर्गत उनका पहचान हुआ है कि ये काफी महत्वपूर्ण वैक्सीन है, काफी कुशल है वायरस का मुकाबला करने में, और वैक्सीन लगवाने से फायदा है कि गंभीर बीमारी से बचाव मिलती है जी। इसलिए कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। जो वैक्सीन भी मिल जाए इन तीनों वैक्सीन में, उसको लगा सकते हैं निसंकोच। जी डॉक्टर, अभी भी वैक्सीन को लेके लोगों के मन में एक डर है कि मुझे बुखार आ जाएगा या मुझे कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन लगाने से तो बेहतर है कि मैं ना ही लगाऊं, और अगर मुझे कोरोना नहीं हुआ है तो शायद आगे भी ना हो। इस तरह का भी लोगों के मन में विचार आते हैं। वैक्सीन लगाने से हल्का सा बुखार हो सकता है, बाह में दर्द हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, और थोड़ा सा कमजोरी 1 दिन के लिए शायद महसूस भी हो सकती है कुछ लोगों में। मगर वैक्सीन लगाना इसलिए फायदेमंद है कि अगर बीमारी हो जाए और वैक्सीन द्वारा हमें इम्यूनिटी अभी प्राप्त नहीं है, तो वो बीमारी गंभीर रूप से हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये कोई आश्वासन नहीं है कि हर किसी को बहुत ही हल्का सा बीमारी होगा। बीमारी गंभीर भी हो सकता है, तीव्रता के साथ हमारे शरीर को हिला सकता है, और कई सारे अंगों के ऊपर बहुत बुरा असर हो सकता है, और जान का खतरा भी हो सकता है। और वैक्सीन लगाने से अगर बीमारी भी हो जाए, वो बहुत हल्की सी बीमारी होगी, तीव्रता से नहीं होगी, और जान का खतरा नहीं होगा।
इसीलिए यही है कि मतलब अकलमंदी का यही काम है कि वैक्सीन लगवा लें। जी डॉक्टर श्रीनाथ, सोशल मीडिया से हमें इसी से जुड़ा एक सवाल आया है। नरेश हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या पेरिनॉर्म और सल्फा से किसी को एलर्जी होती है तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? इसमें कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ये बताया गया कि जो दवाइयों से जिनका एलर्जी पहले हुआ है उनको वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर पहले कोई वैक्सीन लगवाने से खतरा हुआ है, मतलब एलर्जी हुआ है या एनाफिलैक्सिस हुआ है, तो तब खतरा हो सकता है, खास करके उन लोगों में जिनमें वैक्सीन लगाने से पहला कभी वैक्सीन लगाने से एनाफिलैक्सिस मतलब शॉक जैसा या ब्लड प्रेशर बहुत कम होना, उस प्रकार के प्रभाव नजर आए थे, तो उनको खतरा हो सकता है। तो उनको डॉक्टर का सलाह लेनी चाहिए और शायद वैक्सीन लेने के बाद उनके ऊपर काफी देर तक नजर रखना चाहिए जो वैक्सीन देते हैं वहां पे वैक्सीन सेंटर में। मगर दवाइयों से जिनका कुछ एलर्जी हुआ है उसका ये वैक्सीन से कोई खास लेन देन नहीं है। जी डॉक्टर रेड्डी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है कोविड-19 के लक्षण वाले मामलों के खिलाफ 77% से ज्यादा जो है वो कामयाब है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये 65% कामयाब है या ये 70% कामयाब है या कोई वैक्सीन 90% कामयाब है, कैसे पता लगाते हैं? देखिए, ऐसा है, ये क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसके अंदर आधे लोगों को वैक्सीन लगता है और आधे लोगों को वैक्सीन नहीं लगता है। और जो ट्रायल के समय ये लोगों को बांटते हैं वो इस आधार पर बांटते हैं कि सारे लोग जो वैक्सीन मिलता है जिनको और जिनको नहीं मिलता है वो तकरीबन बराबर ही है। मतलब उनको उनके सारे जो उम्र है या मेल फीमेल रेशो है, ये सारी चीजें मिलजुलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता उनमें और इनमें। और तब देखते हैं कि वैक्सीन जिनमें लगा है उनमें कितनों को इन्फेक्शन हुआ है, कितनों को तीव्र रूप से बीमारी हुई है, अगर कोई मौत हुई है तो हुई है या नहीं। तो उसी प्रकार का जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनमें भी ये परीक्षा की जाती है और ये सारे आंकड़े मिलने के बाद ये देखा जाता है कि वैक्सीन नहीं मिलने वालों के मुकाबले में वैक्सीन मिलने वाले जो है उनमें कितना हद तक कम तीव्रता के साथ बीमारी हुई है या कम बीमारी हुई है, तीव्र हो या ना हो, और किसी में मौत हुई है या नहीं। तो ये दोनों ग्रुप को अलग अलग देखा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा और तब पता लगाते हैं कि ये कितना कुशल है लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, खास करके तीव्र बीमारी से बचाने के लिए। जी डॉक्टर रेड्डी, विदेशों में कई जगह पे मिक्स वैक्सीन की भी बात चल रही है और अगर हम जर्मनी की बात करें तो आज ही खबर आ रही थी कि जर्मनी में जो है मिश्रित टीके को मंजूरी दे दी गई है। ये कहाँ तक सफल है? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी होंगे या अगर इस तरह की डोज ले ली जाए तो ज्यादा इम्यूनिटी आ सकती है? ये कई सारे जगहों पे इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। वो पहले अमेरिका में भी एक तरीके से मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन जो है, तो एक किस्म के हैं, अलग अलग वैक्सीन हैं। उनको भी कभी कभी फाइजर नहीं मिलने से मॉडर्ना लगाया गया और मॉडर्ना नहीं मिलने से फाइजर लगाया गया। इसी प्रकार यूरोप में भी कुछ महीनों से जहां पे एस्ट्राजेनेका लगा था पहला, उनको क्योंकि कुछ उम्र के हिसाब से कुछ साइड इफेक्ट्स निकले थे तो उनको फिर दोबारा फाइजर का वैक्सीन लगाने के लिए या मॉडर्ना का वैक्सीन लगाने के लिए अनुमति दी गई थी। तो अभी खास करके कुछ स्टडीज निकले हैं, कुछ जांच के नतीजे निकले हैं जिसमें ये पता चला कि इस प्रकार का एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन जिनको पहला शॉट मिला है उनको अगर दूसरे शॉट में मॉडर्ना या फाइजर दी जाए तो उनमें इम्यूनिटी काफी मात्रा से बढ़ जाएगी, तो उससे काफी फायदा है। तो उसी लिए अभी अनुमति दी गई है कि आप ये वैक्सीन को मिक्स कर सकते हैं।
तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे। अभी जो वैक्सीन हमारे पास 3 वैक्सीन प्राप्त हैं, तो उनके आधार पर ये जो ट्रायल्स किए शायद किए जाएंगे। पर इसके अलावा जब मॉडर्ना और फाइजर का वैक्सीन भी शायद हमारे देश में प्रवेश करेंगे, तो तब भी देख सकते हैं, खास करके जिनको ज्यादा खतरा है बीमारी का, जैसा उम्र से काफी बड़े उम्र के लोग जो हैं, या जिनको अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के वजह से ज्यादा खतरा है, उनको हो सकता है कि ज्यादा बचाव देने के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। मगर इससे तो अभी तक जो स्टडीज हुए हैं उससे साबित हुआ है कि इस प्रकार का मिक्स्ड वैक्सीन देने से नुकसान नहीं है, बल्कि काफी फायदा है। जी डॉक्टर, हम इस पे चर्चा अपनी आगे जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता जो हैं अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यशवंत जैन। यशवंत जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हाँ, मैं यशवंत जैन, सदर बाजार शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये हमारी AIR को धन्यवाद देना चाहता हूँ और डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये चर्चा को, जो प्रश्न हम लोग नहीं पूछ पाते, उसके कई बातों का समाधान हमारे ऑल इंडिया के जो भी उद्घोषक आते हैं उनके द्वारा डॉक्टरों से पूछ करके, कई बातें हमको जानकारी नहीं होती कि कौन सी वैक्सीन देशों में आ गई है, कब हमारे देश में आ रही है। इस प्रकार की जानकारियां हमारे उद्घोषकों द्वारा लगातार हमको बताते रहते हैं। हमारा यही पूछना है डॉक्टर साहब से कि जो अभी हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें उदासीनता बहुत है। अभी स्वास्थ्य विभाग के ही काफी लोग हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, और हम चाहेंगे कि वैक्सीन के लिए सरकार लगी है, आकाशवाणी लगी है, लगातार हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मगर हमारे लोगों में जो अब कर्मचारी ही हैं उनको तो लगवाना चाहिए, आम जनता की तो बात अलग है। और कई जगह वैक्सीन की कमी के कारण भी हमारे वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी के बारे में भी बताएं, और जो नए हमारे यहाँ जो हमारी वैक्सीन आ रही हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी दें। डॉक्टर ये पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन की कौन कौन सी नई जो वैरायटी हैं, नए वैक्सीन जो उपलब्ध हैं, वो कौन से हैं, और इनके मन में भी एक प्रश्न ये भी है जो सभी के मन में है कि अभी तक कई लोगों ने, जानकार होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी, समझदार होते हुए भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा आपके माध्यम से लोगों तक वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डी। तो पहला सवाल है कि किस प्रकार के वैक्सीन आने वाले हैं जो विदेश में बन चुके हैं और जो शायद भारत में भी अभी उपलब्ध होंगे। वो तो अभी सरकार चर्चा में लगी हुई है कि ये मॉडर्ना का वैक्सीन और शायद उसके बाद में फाइजर का वैक्सीन भी हमारे देश में प्रवेश हो, मगर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीन केवल इंपोर्ट के जरिए हमारे देश में नहीं आए, मगर हो सके तो भारत में भी बनाने का प्रक्रिया शुरू हो जाए इस प्रकार के वैक्सीन का। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी वैक्सीन आ रहे हैं जो बाहर बन चुके हैं और हमारे देश में बनने वाले हैं। वो है एक जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है, वो सिंगल शॉट वैक्सीन है, एक ही शॉट है, 2 इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एक नोवोवैक्स वैक्सीन है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट में बनेगा, तो वो भी काफी प्रभावशाली साबित हुआ है हाल ही में। वो एक अलग किस्म का वैक्सीन है, एक प्रोटीन वैक्सीन है, वो भी काफी प्रभावशाली है और वो भी भारत में प्रवेश करने वाला है और भारत में बनने वाला है। और भारत में ही जो अभी बन रहे हैं वैक्सीन, और एक वायरस सब पार्टिकल का वैक्सीन हैदराबाद में बन रहा है बायोलॉजिकल ई में, और एक वैक्सीन DNA वैक्सीन बन रहा है जाइडस कैडिला के पास, एक mRNA का वैक्सीन भी बन रहा है भारत में, और कुछ और भी वैक्सीन है जो इंजेक्शन के जरिए नहीं मुंह से ले सकते हैं या सूंघ के ले सकते हैं, उस प्रकार के जो म्यूकोजल वैक्सीन कह रहे हैं, तो उसके बारे में भी आजकल भारत में कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, और हो सकता है कि वो भी कुछ महीनों में भारत में उभर आए और उनको भी अनुमति मिल जाए, तो तब और भी आसान हो जाएगा, खास करके बच्चों को अगर लगाना हो
तो इंजेक्शन के जरिए मुंह से या सूंघने से अगर वैक्सीन दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मेरे ख्याल से अगले 4-6 महीने में काफी सारे नए वैक्सीन हमारे देश में प्रवेश करेंगे और एक आध तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में ही प्रवेश करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इनका जवाब मिल गया होगा। हमारे अगले लिसनर्स हैं अनवर, फरीदाबाद, हरियाणा से। अनवर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हेलो, शायद अनवर जी से बात नहीं हो पा रही है। इस चर्चा को हम डॉक्टर आगे भी जारी रखते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वैक्सीन लेने से पहले, वैक्सीन के दौरान और वैक्सीन लेने के बाद? वैक्सीन लेने के पहले बस हमें यही देखना चाहिए कि हमें कोई बीमारी के लक्षण अभी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमको अगर कोविड का बीमारी लग चुकी है या और कोई भी बीमारी लग चुकी है तो तब तुरंत वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। कुछ दिनों तक या कभी अभी कोविड का वैक्सीन, अगर कोविड का बीमारी लग चुकी है और उसका पक्का पता चला है तो 3 महीने तक तो इंतजार करने का तो अभी सरकार का भी आदेश है। तो ये देखना चाहिए कि अभी हमें कोई ऐसी बुखार या नजला वगैरह ना हो जिसके कि अगर वैक्सीन भी लग जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो वैक्सीन का साइड इफेक्ट है या हमारा खुद का बीमारी का साइड इफेक्ट है। इसीलिए ये तो देखना चाहिए। और वैसे हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार लेनी चाहिए, खूब अच्छा पानी पीनी चाहिए और अच्छा सोना चाहिए, ताकि एक तो हमारा इम्यूनिटी कुदरती रूप से बढ़ेगा और वैक्सीन का भी जो फायदा है, जो उसका प्रभाव है, वो भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कुछ हमारे शरीर में कुछ परिणाम तो होंगे ही, मतलब हल्का सा बुखार हो सकता है, जहाँ पे टीका लगता है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो सकता है एक आध दिन के लिए, कुछ ऐसा कमजोरी भी महसूस हो सकती है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। वो आमतौर से 2 दिन के अंदर निपट जाएगा, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। और उस कारण वैक्सीन नहीं लगवाना बिल्कुल अविवेक होगा, क्योंकि बीमारी का खतरा वैक्सीन का खतरा से बहुत बहुत ज्यादा है। और उसके बाद में अगर हमें वैक्सीन लगाने के बाद दूसरा तारीख मिल जाता है दूसरा शॉट लगाने का, तो उसका इंतजार करना चाहिए और जरूर दूसरा शॉट भी लगवाना चाहिए समयानुसार। जी, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग पर जारी कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इस समय दिल्ली के रोहिणी से सुरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार नवीन सक्सेना साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने परसों भी पूछा था, ये अंजन त्रिखा साहब से। डॉक्टर साहब, उनसे कोई उत्तर नहीं मिला, मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। मैं वही सवाल आज पूछना चाहता हूँ आपसे। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे को जो है दोनों डोज यानी दोनों खुराक लग चुकी है कोविशील्ड की। तो ये दोनों खुराक लगने के बाद, दोनों डोज लगने के बाद इसकी जो मियाद है वो कितने समय तक कायम रहेगी? क्या आजीवन रहेगी या साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, कितने समय तक उसकी मियाद रहेगी? या डॉक्टर रेड्डी, ये एक बहुत आम सवाल है, ये उन सभी लोगों का सवाल है जो जानना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी वैक्सीन की, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उसकी दोनों डोजेज लग चुकी हैं, तो उसकी मियाद यानी कब तक जो है वो प्रभावी रहेगा? क्या कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, या तमाम जिंदगी? ये जानना चाहते हैं। ये देखिए, ये जो बीमारी है कुछ हद तक नई बीमारी है, 1.5 साल से हमारे बीच में है, और वैक्सीन्स भी 6 महीने से लग रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पे। तो ये कहना मुश्किल है कि 1 साल रहेगा इसका प्रभाव या 2 साल रहेगा, क्योंकि अभी उसका जांच चल रहा है। फिर भी अब तक जो नजर आया लक्षण,
मतलब इम्यूनिटी जो नापते हैं, अलग अलग तरीके के इम्यूनिटी भी नापते हैं। मतलब एक कहते हैं कि एंटीबॉडीज का इम्यूनिटी होता है, दूसरा कणों का इम्यूनिटी होता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये सारे का जांच करने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद 2 साल तक इम्यूनिटी रह सकती है। मगर वो इम्यूनिटी भी अब जो प्रसारित हो रहे हैं उन वायरसेस और उन वेरिएंट्स के खिलाफ, अगर नया वेरिएंट निकला तो उसके खिलाफ कितना प्रभाव होगा वो भी देखना अभी बाकी रह जाएगा। फिर भी अब तक हमें जानकारी है तो बस उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 साल तक का तो इम्यूनिटी रहेगा ही रहेगा, मगर हो सकता है 2 साल से ऊपर भी हो सकता है ये इम्यूनिटी रहेगा। मगर एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये इम्यूनिटी गंभीर बीमारी और मौत से बचाने के लिए है। हल्का सा बीमारी से बचाने के लिए पूरी तरह कामयाबी शायद नहीं होगी किसी भी वैक्सीन की। तो अगर वैक्सीन 2 शॉट लगाने के बाद भी कभी कभी हल्का सा ये बीमारी लग जाए तो कोई चिंताजनक बात नहीं है कि वैक्सीन विफल हो गया। वैक्सीन का असल काम ये है कि आपको गंभीर बीमारी से बचाने के लिए, और उसमें काफी तक कुशलता है हर वैक्सीन में। जी डॉक्टर, हमारे अगले श्रोता हैं बेंगलोर से मेधा पटवर्धन। आइए सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं इस कोरोना और इससे जुड़े उनके क्या सवाल हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है मेधा जी। हाँ जी, नमस्कार नवीन जी, आपको और डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी सर को भी नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने 4 मार्च को पहला टीका लिया था कोविशील्ड का जी। उसके बाद 11 अप्रैल हमारे यहाँ कैंप लगी थी, मैं उधर दूसरा टीका लगाने गई थी, लेकिन तब 42 डेज नहीं हुए थे इसलिए मुझे वापस भेज दिया जी। और उसके बाद मैं कोरोना का इन्फेक्शन लेके आ गई, मुझे कोरोना हो गया जी। अभी 15 16 को मुझे बहुत बुखार था 103, लेकिन मैं घर में ही ठीक हो गई। 12-13 डेज में मैं ठीक हो गई। अभी मैं दूसरा टीका वो 84 डेज है, 90 डेज है, वो कब से काउंट करने का, सिम्टम के दिन से या रिकवरी दिन से? वो बहुत कंफ्यूजन है मुझे जी। रिकवरी के समय से, तो रिकवरी के समय से आप गिन लीजिएगा 3 महीने का अवधि के बाद में आप टीका लगवा लीजिएगा। एक तरीके से आपको पहला डोज टीका लगने का कुछ तो प्रोटेक्शन मिला, कुछ तो रक्षा मिली थी आपको बीमारी के वक्त, और जो बीमारी हुई है हालांकि आपके लिए कुछ तकलीफ तो दिया है, फिर उससे इम्यूनिटी और भी बढ़ गई होगी। मतलब तकरीबन 2 टीका लगने के बराबर था। फिर भी आप दूसरा वाला टीका भी लगवा लीजिए, मैं 3 महीने तक इंतजार कीजिए। बीमारी के लक्षण पूरे निकलने के बाद 3 महीने का इंतजार करने का अभी सरकार का आदेश है। उससे फायदा ये है कि आप ये जो एक टीका और बाद में बीमारी का प्रभाव से जो इम्यूनिटी बन चुका है आपका, उसको और भी बढ़ा लीजिए। 3 महीने के बाद में दूसरा टीका लगवा लीजिए। डॉक्टर रेड्डी, ये बात तो कोविशील्ड टीके के साथ हुई। अगर किसी व्यक्ति को कोवैक्सीन का टीका लगा है और दोनों डोसेस के बीच में 1 महीने का गैप होता है, इस बीच अगर उसको कोरोना घेर लेता है या कोरोना हो जाता है, तब उसको अपनी सेकेंड डोज कब से लगवानी होगी? तो उसका भी सरकार का यही आदेश है कि किसी को भी अगर कोविड का बीमारी हुआ है और उसको जांच के समय पता चलता है कि ये वाकई कोविड का बीमारी है, उसका पहचान होता है, तो फिर उनको भी 3 महीने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यही अंदाजा लगाया गया है कि कम से कम 3 महीने तक इम्यूनिटी काफी अच्छे हद तक बन के रहेगी। उस समय उनको रक्षा तो होगी, तो उसके बाद में इम्यूनिटी और बढ़ाने के लिए दूसरा टीका लगवा सकते जी। अब हमारे अगले श्रोता हैं, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौत का। वहां से महेश शर्मा जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक हो रहा है और सबसे बेस्ट है, हमेशा अच्छा रहेगा। जी शुक्रिया। हमने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं पूरा परिवार, और जो है सभी सुरक्षित हैं जी, और आपके नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। मास्क वगैरह सब कुछ अच्छी तरह लगा रहे हैं और दूरी का बहुत अच्छा प्रबंध है जी। तो महेश जी, आप हमारा कार्यक्रम सुनने के बाद एक उदाहरण बन चुके हैं हमारे श्रोताओं के लिए। जी
महेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, दोनों वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, कृपया सबको ध्यान से बताइए। जी डॉक्टर साहब, फिर वही प्रश्न है, दोनों वैक्सीन लेने के बाद और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? अभी वैक्सीन 2 शॉट लगाने के बाद, मतलब दूसरा शॉट लगने के 2 हफ्ते के बाद में इम्यूनिटी काफी बढ़ेगी, मगर उसका मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वायरस हमारे शरीर में फिर भी प्रवेश कर सकता है, गंभीर बीमारी पैदा नहीं कर सकता आमतौर से ज्यादातर लोगों में जिनको वैक्सीन लग चुकी है जी। इसीलिए अभी भी मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि एक तो कई सारे लोगों को वैक्सीन अभी नहीं मिल चुकी है और उनको बीमारी काफी हद तक हो सकती है और उनसे आपको भी संपर्क हो सकती है, फिर थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा फिर बीमारी से, तो इसीलिए मास्क लगाना आवश्यक है जी। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि आजकल ये जो वेरिएंट्स कह रहे हैं ना, वायरस अपना रूप बदल रहा है, तो हो सकता है कि अलग रूप से भी वायरस निकले, तो उससे भी बचने के लिए, क्योंकि उसका हो सकता है खतरा ज्यादा हो और आपका इम्यूनिटी से पूरा बचाव न मिल सके, वो तो पक्का पता नहीं है, मगर वो खतरा कभी हो सकता है जी। तो इसीलिए भी जब तक देश में कई सारे लोगों को टीका नहीं मिल चुकी हो और हमें पूरी तरह आश्वासन न हो कि वायरस दब गया है, तब तक मास्क पहनना ही जरूरी है और भीड़ भाड़ में शामिल होना ठीक नहीं। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्व युद्ध हम जो लड़ रहे हैं, अब तक तो हम इसका बचाव कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कब अटैक करेंगे? इसके ऊपर जैसे हमने तो बचाव तो बहुत कर लिया, इसके ऊपर अटैक करने का कब समय आएगा? इसके लिए क्या? जी डॉक्टर, इनका एक मूलभूत प्रश्न ये है कि अभी तो हम सिर्फ कोरोना से बचाव के टीके लगा रहे हैं, कोरोना को खत्म करने के लिए यानी कोरोना पर अटैक करने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए हम कब रिसर्च करेंगे और वो स्थिति कब आएगी? रिसर्च तो चल रहा है, मैं वायरसेस के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां तो ज्यादा नहीं है, कुछ तो दवाइयां निकले हैं बीमारी का इलाज करने के लिए, मगर वायरस को पूरी तरह हटाने के लिए या मिटाने के लिए ऐसा कोई अद्भुत हमारे पास शस्त्र नहीं है। कई सारे वायरसेस हमारे बीच में मौजूद है, शायद ये भी हमारे बीच में मौजूद होके ही रहेगा, मगर इतना खतरनाक नहीं होगा, वो शायद अपना रूप बदलेगा, थोड़ा हल्का सा बनेगा। कई सारे कोरोना वायरसेस जो हैं वो हमारे लिए कुछ नजला पैदा करने वाले वायरसेस बन चुके हैं अभी कुछ सालों के बाद में, शायद ये भी इस प्रकार का अपना मतलब प्रभाव कुछ कम करेगा और अपना नियत बदलेगा, तो उसी दिन का इंतजार करना पड़ेगा और हमें बचाव करना पड़ेगा। अगर हम पूरे सावधानी से काम लें और वैक्सीन लगवा लें, दुनिया में कई सारे लोग तो वैक्सीन लग जाए, तो वायरस का भी नियत बदल सकता है जी। मगर वायरस को पूरी तरह मिटाने का जो प्रयास है, अभी फिलहाल उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। जैसे कई सारे वायरसेस अभी हैं हमारे बीच में, तो शायद ये भी रहेगा, मगर इतना खतरनाक नहीं बन के रहेगा। अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं और हमारा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो इसका खतरा कम हो जाएगा और एक मामूली सा वायरस बनकर रह जाएगा। जी डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी, हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।